नमस्कार। फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण, यह विषय है हमारा आज का, जिसमें हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। कुछ मूलभूत जानकारी जो गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स को भी होनी चाहिए और एक आम व्यक्ति के लिए भी ये महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री सा लेक्चर है जिसमें इसके बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार की हम बात करते हैं। आहार हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो भी आहार लेते हैं उसका शरीर में पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, और पाचन जब होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ तत्व होते हैं जो शरीर की शारीरिक वृद्धि में, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में या उसको मरम्मत करने के कार्य में उपयोग में आते हैं। और भोजन से कार्य करने के लिए हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी जिसे हम कहते हैं। और मनुष्य के आहार में काम में आने बहुत सारी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं जो कि फूड के अंतर्गत, आहार के अंतर्गत सम्मिलित हैं, भोजन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, तिलहन, गिरीदार फल, ये सभी फूड की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है न्यूट्रिशन और तीसरा है न्यूट्रिएंट्स। इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आहार की जब चर्चा चल रही है तो हम आहार के बारे में जानेंगे। आहार की परिभाषा में सम्मिलित होने के लिए 3 मापदंड हम कह सकते हैं कि हम किसी भी आइटम को फूड कैसे कहेंगे, तो 3 मापदंड हम निर्धारित कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, एनर्जी देने के में सक्षम हो। दूसरी बात ये कि वो हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि और जो भी वेयर एंड टेयर है, यानी कि शरीर में जो कुछ न कुछ कोशिकाएं हैं जिनकी क्षति होती रहती है, तो उनकी मरम्मत का कार्य करने में सक्षम हो सकें। और तीसरा है प्रोटेक्शन, शारीरिक सुरक्षा, यानी कि वो हमें विभिन्न रोगों से बचाए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करे। तो इसीलिए पहले श्रेणी के अंतर्गत हम कह सकते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड। तो और क्योंकि अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, कोई ज़्यादा ऊर्जा देगा, कोई ज़्यादा किसी और पोषक तत्व में अधिक रहेगा, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज हम समझें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी यील्डिंग फूड, जिसे हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कह सकते हैं। अब जिन पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो वे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? अनाज, कंद, मूल, सूखे फल, शर्करा, वसा, ये सभी इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। अनाज में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त उचित मात्रा में प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन भी पाए जाते हैं और ये एक महत्वपूर्ण अवयव हैं। दूसरी श्रेणी जो आती है वो आती है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि शरीर की वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, वो आहार जो शरीर में वृद्धि का कार्य करें। जिन भी पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में प्रोटीन बहुतायत में मिलेंगे वो इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ शरीर की वृद्धि कर रहे हैं, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा गया है। उदाहरण के रूप में हम क्या क्या समझ सकते हैं? जैसे दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, दालें जितनी भी प्रकार की हैं, तिलहन, लेग्यूम्स होते हैं जो जैसे राजमा, छोले, ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। गिरीदार फल हैं, मेवे जो आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कम वसा वाली गिरियों का आटा, ये सभी इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो कि शरीर को मुख्य रूप से निर्माण का कार्य संपन्न करता है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तीसरी श्रेणी आ जाती है प्रोटेक्टिव फूड्स की। प्रोटेक्टिव यानी कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। जिन भी पदार्थों में प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन भोज्य पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होंगे?
दूध, दूध से बनी पदार्थ, अंडे, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, अन्य सब्जियां और जो भी दूसरी सब्जियां आती, इसके अलावा फल, ये सभी इसके अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है प्रोटेक्टिव फूड्स। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमें जाननी समझनी आवश्यक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण जैसा कि हम परिभाषा में देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इज नरिशमेंट और एनर्जी, यानी कि ये वो पोषण है, वो ऊर्जा है या जो उपभोग किया जा रहा है, दैट इज obtained फ्रॉम फूड कंज्यूम्ड, जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, और द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ नरिशमेंट एंड एनर्जी। अर्थात पोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आहार या भोजन के गुणों को हमारे शरीर के द्वारा प्राप्त करवा रहे हैं, एसिमिलेट करवा रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो वो पूरी ये सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस है, यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है, विभिन्न क्रियाओं का सम्मिश्रण है, जिसके अंतर्गत कोई भी प्राणी भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, उसका पाचन कर रहा है, उसका अवशोषण कर रहा है, शरीर के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये पूरी प्रक्रिया हो गई पोषण। तो पोषण जो भी हम खाएंगे उस चीज़ का पूरा उपयोग हमारे शरीर को हो और उस भोजन से हम नरिशमेंट प्राप्त कर सके, यही न्यूट्रिशन है। अगली जो महत्वपूर्ण टर्म आ जाती है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। अब जब हम पोषण की बात करेंगे तो पोषक तत्व उसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि हमें पोषण कहाँ से मिलेगा? जो भोजन में विभिन्न पोषक तत्व उपस्थित हैं उनसे हमें पोषण मिलेगा। और कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? मुख्य रूप से पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट या वसा कहते हैं जिसे, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स। ये प्रमुख 5 फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, खाद्य पोषक तत्व हैं, जिनका उपयोग हमारे आहार में बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रमुख चीज़ें हैं जो हमारे आहार में होना ज़रूरी है। एक तरीके से उन्हें न्यूट्रिएंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट के ही समान वो महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? फाइबर यानी कि रेशा, वाटर यानी कि जल। हमारे शरीर में जल की अधिकता है और जो संतुलन बनाए रखना है वो बहुत आवश्यक है। अगर जल की कमी हो जाए वो भी घातक है, जल की अधिकता शरीर में हो जाए वो भी घातक है। और फाइबर यानी कि रेशे हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वो हमारी पूरी पाचन की प्रक्रिया को और जो पूरे इस गट से भोजन आगे मूव करता है उस पूरी प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने का काम, कुशलतापूर्वक संपादित करने का काम, जो क्रमाकुंचन गति है हाथों की उसको गति देने का काम, ये सब फाइबर के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो फाइबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक करके इन फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि हमने कहा कि प्रमुख रूप से एनर्जी यील्डिंग फूड्स हैं, जो कि शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक संरचना में तो नहीं जाएंगे, प्रमुख रूप से क्योंकि एक बहुत ही एलिमेंट्री जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए जितने भी अनाज हम ग्रहण कर रहे हैं हमारे आहार में वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आएगा? अनाज जैसे कि अपना गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा,
फिर दालें जैसे कि चना, मसूर, ये भी आएंगे क्योंकि इसमें ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है। फिर गिरीदार फलियाँ, तिलहन, कंदमूल, जितना भी बाजरा, ज्वार, ये सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में आएगा। फिर जितनी भी शर्कराएं हैं, शुगर्स हैं, वो सभी शहद, गुड़ या चीनी, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख रूप से स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका प्रमुख कार्य है एनर्जी देना, यानी कि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा जो फूड न्यूट्रिएंट आ जाता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शरीर के निर्माण का कार्य होता है, निर्माण और नियामक कार्यों में, या कहें कि शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं और जो शरीर में ऊर्जा देते ही हैं, लेकिन इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि एक शारीरिक वृद्धि का कार्य किया जाता है और जो कोशिकाओं की मरम्मत होती है उसका कार्य किया जाता है प्रोटीन्स के द्वारा। इसके उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? शाकाहारियों के लिए दूध, दूध से बने पदार्थ, चीज़ या दही, पनीर, ये सब सम्मिलित हैं। फिर इसके अलावा ये सब उत्कृष्ट सोर्सेज हैं। फिर मांसाहारी भोजन के अंतर्गत जितने भी मांस, अंडा, मछली, इस प्रकार की चीज़ें हैं वो सम्मिलित हो जाएंगी। दूसरा जो एक और अच्छा विकल्प होता है शाकाहारियों के लिए वो है सोयाबीन, चना, सब राजमा, विभिन्न प्रकार की दालें, ये सब भी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो प्रोटीन शरीर में निर्माण कार्य करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो आ जाता है, न्यूट्रिएंट आ जाता है, वो है फैट्स। फैट्स यानी कि वसा क्या है? वसा मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देने का अधिक काम करता है और इसके 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादित होती है। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा एक ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। तो जितने भी इसको लिपिड्स भी कहा जाता है, तो तेल, घी, बटर, मक्खन, मार्जरीन, मूंगफली, सूखे मेवे, जितने भी और प्रकार के तेल हैं वो सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इस क्योंकि विशिष्ट अनेक कार्य हैं जिसके बारे में अगर अभी हम चर्चा करने लगेंगे तो ये बहुत ज़्यादा विषय से अलग हो जाएगा, इसलिए बहुत ही ब्रीफली मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो वसा के बाद अगला महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी, सी, ये अलग अलग विटामिन्स हैं। इस पर एक अलग विशेष वीडियो बनाया जाएगा जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। ये विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और खनिज दोनों ही आवश्यक होते हैं। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ट्रेसेस में या बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए, आवश्यक होते हैं, लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने का काम या मेटाबॉलिज्म के लिए, विभिन्न प्रक्रियाओं के संपादन के लिए, विभिन्न कार्यों की क्रियाओं के होने के लिए इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनरल्स में हम सभी परिचित हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी उदाहरण हैं इन मिनरल्स के। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन्हें शरीर नियामक कार्य से जुड़े हुए खनिज तत्व भी, पोषक तत्व भी कहा जा सकता है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं।
तो अब अंत में हम क्या बात करेंगे कि ये सभी इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने जाना, फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, हमने फूड के बारे में जाना। और अगर हम कहें कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या होगा, तो संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में जो हमारे शरीर को एक सही अनुपात में और सही मात्रा में इन सभी पोषक तत्वों का सम्मिश्रण मिल जाए, वही एक संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट कहेंगे। तो यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी उचित मात्रा में सही अनुपात में हमारे आहार में उपलब्ध हो, उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। आहार और आहार आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, एक अलग विषय लेते हुए करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो खाद्य एवं पोषण विज्ञान से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट्री वीडियो था, प्रस्तुतिकरण था, आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।